تدعوهم يا class runner party. Janta Veda, sir. Bismillah Rahman Rahim. Actually, today we will discuss the next topic, that is renal failure. What is meant by renal failure? जो रैपिडली प्रोग्रेसिव है प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर है तो हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। नेफ्राटिक सिंड्रोम में कंडीशन है वो इसके बाद आएगी। एक्चुअली रीनल फेलियर का मतलब क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। किडनी का काम क्या है? ब्लड की फिल्ट्रेशन करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो इसमें देखें, अ कंडीशन इन विच किडनी not working well and not able to excrete waste product from the body is known as renal failure। रीनल फेलियर का दूसरा नाम है किडनी फेलियर। इसका मतलब यह है कि वो कंडीशन जिसमें किडनी अपना काम करना छोड़ दे और वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर ना निकाल पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रीनल फेलियर। एक बात याद रखें कि ये कंप्लीट जो है ना फेलियर नहीं है। किडनी काम कर रही है लेकिन नॉर्मल से कम कर रही है। जिस तरह के हमारा एक GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हम कहते हैं कि 1 मिनट में इतना GFR होना चाहिए। अब 120 होना चाहिए लेकिन इन लोगों में वो 70 होगा, 80 होगा। किडनी स्टिल वर्किंग बट वेरी वेरी लो देन द नॉर्मल, मतलब अपने नॉर्मल से कम काम कर रही है। अब इसके लेके टाइप, इसके टाइप कौन कौन से हैं कि व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ द रीनल फेलियर? तो लेके रीनल फेलियर इट हैज 3 टाइप्स। इट हैज 3 टाइप्स। जब भी हम रीनल फेलियर पढ़ते हैं तो इसके हमने कितने टाइप्स पढ़ने हैं? 3 टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्री रीनल फेलियर। एक को हम क्या कहते हैं? प्री रीनल फेलियर। इधर एक टेबल ड्रा करते हैं, उस टेबल के जरिए इनको क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे लिखे प्री रीनल फेलियर। हाँ जी। नेक्स्ट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रीनल फेलियर। इस तरह एक कॉलम की शक्ल में कंपेयर करते सबको तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रीनल फेलियर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोस्ट रीनल फेलियर, ठीक है। पोस्ट रीनल फेलियर। So these are the 3 main types of renal failure। क्लियर है? रीनल फेलियर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो प्री रीनल फेलियर है इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि वजह क्या होता है। एक्चुअली ये वो रीनल फेलियर है जिसमें जो पैथोलॉजी है या इंजरी है वो किडनी से बाहर होती है। तो यहाँ पे लेके रीनल फेलियर वेयर द पैथोलॉजी से मुराद यहाँ पे डिजीज है या कोई डैमेज है, लाइज आउटसाइड द किडनी, या मैं आसानी के लिए एक वर्ड यूज करता हूँ बिफोर द किडनी, ताकि आप लोग जो है ना बिगिनिंग में समझ सके। वैसे बुक में बिफोर का वर्ड यूज नहीं है, बुक कहते हैं कि आउटसाइड द किडनी। आउटसाइड द किडनी से मुराद ये है बिफोर द किडनी। अब इसमें मतलब क्या है देखें। काज लिखे कि प्री रीनल फेलियर का काज क्या है। काज नंबर 1, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे देखें, डिहाइड्रेशन के अंदर जो फ्लूइड है वो बॉडी से एक्सेस लॉस हो जाती है। तो व्हाट विल हैपन टू इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी? डिक्रीज। तो किडनी को जो ब्लड मिलेगी उसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी। अब अगर ब्लड के जरिए ऑक्सीजन या ग्लूकोज की डिमांड हम किडनी की पूरी ना करें, कैन इट विल वर्क? नो। अब डिहाइड्रेशन की वजह क्या हो सकती है? डायरिया हो सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह एक्सेसिव वोमिटिंग हो सकती है। अब वोमिटिंग, डायरिया ये तो किडनी से बाहर मसले है, लेकिन उसकी वजह से असर किस पे पड़ सकती है? किडनी पे। तो एक्चुअली डिहाइड्रेशन का वजह यह है, इस कंडीशन में बॉडी वॉल्यूम जो है फ्लूइड की वो कम हो जाती है,
जिसमें इनफ ग्लूकोज या इनफ न्यूट्रिएंट हम किडनी को नहीं दे सकते, जिसकी वजह से रीनल इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं। तो द फर्स्ट काज ऑफ प्री रीनल फेलियर दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। नंबर 2, एनसेड यूज। किस वजह से? एनसेड यूज। ये भी एग्जाम में आता है कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो क्रोनिकली बहुत लॉन्ग टर्म से क्या यूज करते हैं? एनसेड। एनसेड जो है ये लोग जोड़ों की दर्दों के लिए लेते हैं। एनसेड मीन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसमें आइबुप्रोफेन है, ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। ये वो ड्रग है जो पेन किलर का काम करते हैं। लेकिन आप लोग को मैंने पहले ये बताया था, किडनी को जो छोटे छोटे वेसल्स आते हैं उसका नाम है आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट रखना प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है, और प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करना किसका काम है? एनसेड। अगर आप एनसेड ज्यादा यूज करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल ड्रास्टिकली क्या हो जाएगी? कम। तो एफरेंट आर्टीरियोल क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्ट। जब वो कंस्ट्रक्ट होगी तो ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम हो जाती है, तो फिर इतना ब्लड नहीं मिलेगा जिसपे किडनी को हम डिमांड के जरिए पूरी कर सके। तो जीएफआर विल इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से भी प्री रीनल फेलियर के चांसेस ज्यादा होती हैं। नंबर 3, हार्ट फेलियर। कौन सी चीज? हार्ट फेलियर। अब अगर एक पेशेंट है उसको हार्ट फेलियर है, इसका मसला जो है वो हार्ट में है, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर सकता ब्लड। अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। तो हार्ट तो किडनी से ऊपर है, अगर हार्ट की पंपिंग कम है तो किडनी को ब्लड सप्लाई भी कम होगी, और वो इतना कम होगी कि जिससे किडनी की डिमांड को हम पूरी नहीं कर सकेंगे, तो फिर भी प्री रीनल फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। हो सकती है कि नहीं? अगर रीनल आर्टरी के अंदर कोई ऐसी थ्रोम्बस आ जाए या कोई ब्लड क्लॉट आ जाए जिसकी वजह से रीनल आर्टरी की डायमीटर को क्या करे? नैरो करें, उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम हो जाती है। That can also lead to pre-renal failure. Next very important cause is hypovolemic shock. हो सकता है कि नहीं? Hypovolemic shock मतलब shock से मुराद ये है hypoperfusion to the tissues। ऐसा कंडीशन जिसमें ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को कम मिल जाए, that is known as shock। और ऐसा शॉक जिसकी वजह डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड हो तो उसका नाम क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर डिहाइड्रेशन ट्रीट ना की जाए तो इट विल लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक। तो इन सब की वजह से चाहे हम डिहाइड्रेशन ले लें, चाहे एनसेड्स ले लें, चाहे हार्ट फेलियर ले लें, वजूहात अलग अलग है, लेकिन सबका एट द एंड इफेक्ट किडनी पे एक है कि इन ऑल दीज कंडीशन देयर इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी। तो एनी कंडीशन विच कैन कॉज हाइपोपरफ्यूजन दे विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री रीनल फेलियर। समझ गए क्या नहीं? तो आप लोग अगर इन सब चीजों को एक वर्ड में बंद करना चाहे, इनक्लोज करना चाहे, तो क्या पूछना है? सर को बताना है कि सर एनी कंडीशन इन द बॉडी which leads to hypoperfusion, which leads to ischemia, it will increase the risk of pre-renal failure। तो फिर वो बताएगा कि ischemia या decrease blood supply के कुछ causes बताए, तो आप लोगों ने इनमें से 2-3 बताना है। क्लियर है? इसलिए लॉन्ग टर्म NSAID यूज इज बैड फॉर द किडनी। इसलिए जो लोग पहले से गुर्दे के मरीज होते हैं उसको हम ज्यादा देर तक क्या नहीं दे सकते? NSAID नहीं दे सकते, क्योंकि NSAID जो है वो लॉन्ग टर्म में किडनी को ब्लड सप्लाई क्या करती है? वो काम करती है। इसमें लिखे renal failure where pathology या disease pathology lies in the kidney। अब यहाँ पे याद रखें in the kidney, इसमें यही होता है कि इंट्रिंसिक रीनल फेलियर में याद रखें कि इसमें पैथोलॉजी जो है ये किडनी के अंदर खुद होती है, जिसकी वजह से गुर्दा जो है वो फेल हो जाता है। अब इसकी वजूहात क्या है? तो लेके पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या आता है? पाइलोनेफ्राइटिस। अब यहाँ से पाइलोनेफ्राइटिस के वर्ड से पता चलता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन हुए हैं, और नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ किडनी। तो पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से अगर किडनी फेल हो जाए then the condition is known as intrinsic renal failure। next है stones in the kidney। हो सकती है कि नहीं? stones in kidney, अगर किडनी के अंदर stones है और वो जाकर किडनी को डैमेज करें तो भी intrinsic renal failure हो सकती है। next है acute tubular necrosis। ये नाम सुना है कि नहीं? acute tubular necrosis। ठीक है, आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन में वो पार्ट
इसमें इस्कीमिक चेंजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पीसीटी, कौन सा एरिया? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कोई डैमेज आ जाए, जहाँ की सेल की डेथ हो जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो एटीएन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द किडनी इटसेल्फ। ये भी कौन सी चीज करा सकती है? इंट्रिंसिक रीनल फेलियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कंडीशन भी ऐड करें कि कभी कभार नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, कौन से? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं कि वो गुर्दे के लिए खतरनाक होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो पहले फंक्शन के बारे में पूछते हैं कि आपके गुर्दे ठीक है कि नहीं, क्योंकि 99% ड्रग की जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से होती है? किडनी से होती है। इनमें से जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है उनमें से एक एम्फोटेरिसिन आता है, एंटी फंगल है। इसकी लिस्ट आगे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे जो ड्रग है जो नेफ्रॉन की टॉक्सिसिटी करा सकता है, तो वो भी कौन सी रीनल फेलियर कराता है? इंट्रिंसिक रीनल फेलियर करा सकता है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे आते हैं पोस्ट रीनल फेलियर की तरफ। इसमें याद रखें रीनल फेलियर where the pathology lies below the kidney, जिसमें पैथोलॉजी किडनी के नीचे हो, इट्स कॉल्ड पोस्ट रीनल फेलियर। अब पोस्ट से मुराद ये है आफ्टर द किडनी। बिलो का मतलब आफ्टर। तो किडनी के बाद आप लोगों को तो पता है कि यूरेटर स्टार्ट होता है, तो लेके यूरेटर स्टोन। अगर यूरेटर के अंदर स्टोन फंस जाए और उसकी वजह से बैक प्रेशर किडनी पे लग जाए तो रीनल फेलियर हो सकती है कि नहीं? यहाँ पे लेके यूरेटर स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट देखे बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। इसके अंदर बैक्टीरियल सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो यूरिन आगे पास ना करे और वो बैक प्रेशर आकर किडनी पे लगाए, तो वो भी क्या करा सकता है? पोस्ट रीनल फेलियर। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार पॉइंट दैट इज कॉल्ड benign prostatic hyperplasia। ये नाम सुना है कि नहीं? benign prostatic hyperplasia। इसका मतलब ये है कि ये जो काज है BPH, दैट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट रीनल फेलियर इन ओल्डर पीपल, मतलब स्पेशली मेल के अंदर। क्योंकि जो BPH है ये फीमेल में नहीं होती। BPH इज अ डिजीज विच ओनली अफेक्ट मेल जेंडर, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये सिर्फ किस में होता है? मेल में होता है। अब यार देखें, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये किडनी है, अब लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों से जनाब जो पाइप निकलते हैं जिसमें यूरिन ने जाने, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर। फिर ये यूरेटर जो है ये एक जगह पे ओपन होते हैं, फिर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। फिर ब्लैडर के बाद यहाँ पे स्टार्ट होते हैं यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरेथ्रा। अब इधर देखें, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के इर्द गिर्द यहाँ पे ग्लैंड होता है, इट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट। और दिस ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन मेल जेंडर। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लियर है? अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इट लाइज बिलो द ब्लैडर अराउंड द यूरेथ्रा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड आफ्टर द एज ऑफ 50 या 60 इसके अंदर चेंजेस आती है नॉर्मली, और ये अपने सेल नंबर को क्या करती है? इंक्रीज। लेकिन अगर वो सेल नंबर बढ़ जाए लेकिन उससे कैंसर ना हो तो वो क्या है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अगर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में बढ़ता जाए तो यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगी, और जब यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगी तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो यूरिन फिर नहीं निकलेगी। तो ये यूरिन फिर आगे नहीं जाएगी तो किधर जाएगी? बैक प्रेशर लगाएगी, किस पे? किडनी के ऊपर, जिसकी वजह से पोस्ट रीनल फेलियर के चांसेस ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? और आखिर में लेके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या यूरेथ्रल स्टीनोसिस, मतलब अगर यूरेथ्रा अंदर से नैरो है तो फिर भी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो यूरेथ्रल स्टीनोसिस या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इट कैन आल्सो लीड टू पोस्ट रीनल फेलियर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन याद रखें कि आफ्टर द एज ऑफ 50 या 60 अगर मेल है और वो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आता है तो उसका 90% काज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे, चाहे ये काज हो चाहे ये हो, इन सब के अंदर किडनी इज अनेबल टू परफॉर्म फंक्शन एंड कैन नॉट एबल टू रिमूव व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बीइंग अ डॉक्टर हमने देखना है कि किडनी फेल क्यों है,
अब अगर इन वजूहात की वजह से है तो प्री रीनल फेलियर है, इसकी वजह से है तो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर है, और अगर इस वजह से है तो पोस्ट रीनल फेलियर की वजह से है। समझ गए क्या नहीं? अब इसके बाद लेके व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, सबकी इकट्ठी नीचे बस एक हेडिंग दे दे कॉमन क्लिनिकल फीचर, कि अगर किडनी काम करना छोड़ दे तो पेशेंट पे कौन कौन सी सिम्टम्स आ सकती है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म तो हर एक रीनल फेलियर की अलग है, लेकिन पेशेंट ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम फीचर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो नंबर 1, द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इज नोन एज फ्लैंक पेन। किसके साथ पेशेंट आता है? फ्लैंक पेन। पेन अराउंड द किडनी इज आल्सो नोन एज फ्लैंक पेन, और इस फ्लैंक पेन को हम लंबर पेन भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लंबर पेन। लेकिन इसमें याद रखना है कि दिस पेन इज ऑलवेज कोलिकी इन नेचर। ये किस नेचर में होती है? कोलिकी। कोलिकी का मतलब यह है कि ऑफ ऑन होता है, कभी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो एक्चुअली पॉइंट इज दैट के इन रीनल फेलियर व्हेन द पेशेंट डेवलप पेन दैट शुड बी कोलिकी, कभी वो बढ़ती है कभी वो कम होती है। जब बढ़ती है तो बहुत इंटेंस पेन होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि सीवियर पेन विच इज इंक्रीज और डिक्रीज विद द टाइम एट द लेवल ऑफ किडनी दैट इज नोन एज फ्लैंक पेन। इसके साथ साथ पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। क्या होता है? नोजिया एंड वोमिटिंग। किडनी पेन के अंदर इंसान को मचली की कैफियत भी होती है, और कभी कभार वो पेन इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि द पेशेंट लीड टू वोमिटिंग, इसमें वोमिटिंग हो जाती है। फिर मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि जब किडनी काम करना छोड़ देती है तो एडीमा के चांसेस होती है, और स्पेशली अराउंड दी आईज। तो लेकिन पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग पेशेंट में क्या हो जाती है? पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। अब देखें, जैसे कि यूटीआई है ना, वो अलग चीज़ है। यूटीआई में तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन होती है, तो उसमें पेन हो सकता है, चिल्स एंड राइगर हो सकती है, फीवर हो सकती है, लेकिन इसमें एडीमा नहीं हो सकती। एडीमा तब होती है जब एक्सेस फ्लूइड किडनी बाहर ना निकाल पाए यूरिन की शक्ल में। यूरिन बनाना किसका काम है? किडनी। और वाटर से अगर किडनी यूरिन ना बना सकी तो फिर वाटर किधर रहेगी? बॉडी में, एंड दैट विल लीड टू स्वेलिंग। और फिर किडनी अगर वाटर से यूरिन ना बना सकी, इट विल लीड टू ओलिग्यूरिया। जो यूरिन लेवल है रीनल फेलियर के अंदर वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि यूरिन फॉर्मेशन दैट इज डन बाय किडनी, बट इफ किडनी कैन नॉट परफॉर्म वेल देयर विल बी लेस यूरिनेशन, सो दैट इज कॉल्ड ओलिग्यूरिया। नंबर 3, द पेशेंट डेवलप माइल्ड वेट लॉस। क्या हो सकती है? माइल्ड वेट लॉस, क्योंकि रीनल फेलियर इज अ क्रॉनिक कंडीशन, इसमें वेट लॉस हो सकती है। पेशेंट विल बी लुक लाइक पेलर। क्या नजर आएगा? पेलर। और यहाँ पे जो पेलरनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ अनीमिया, और ये सबको पता होना चाहिए। द स्टार पॉइंट इन दिस क्लिनिकल फीचर द रीजन डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। याद है कि नहीं? एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन बनाती है। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है, और ये जाकर आरबीसी की प्रोडक्शन में इजाफा करती है। अब अगर किडनी काम करना छोड़ देती है तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से एचबी लेवल कम होगा, और दैट विल लीड टू अनीमिया। अब मुझे ये बताएं, देखें असल में आरबीसी इट कंटेन हीमोग्लोबिन, ऐसा है कि नहीं? अब ये मैकेनिज्म सोचते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है, तो 120 डेज के बाद ये खत्म होगी, एचबी खत्म होगी, तो बोन मेरो इसके साथ मजीद और बनाएगी। बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, अगर ये खत्म हो रही है और बोन मेरो से मजीद नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी शेप पे असर पड़ेगा कि नंबर पे? हाँ, नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आरबीसी नॉर्मल है, दिस आरबीसी इज नॉर्मल, एचबी इज नॉर्मल, 120 दिन के बाद आरबीसी खत्म हो जाए तो फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए कहाँ से आनी चाहिए? बोन मेरो। और इस बोन मेरो से आरबीसी बनाने में एक रोल किसका होता है? एरिथ्रोपोइटिन का होता है, बिकॉज इट हेल्प इन एरिथ्रोपोयोसिस। ये किस में काम करता है? एरिथ्रोपोयोसिस। अब सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगो। अगर आरबीसी कम होते रहे, एचबी भी कम होता रहा, और बोन मेरो स्टिमुलेशन ना करे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, तो फिर आरबीसी की शेप में फर्क पड़ेगी कि नंबर?
नंबर में। तो इन लोगों में रीनल फेलियर पेशेंट में जब आप MCV चेक करते हैं, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा कि नॉर्मल? ये नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये है कि शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि जो RBC है उसकी नंबर का मसला है। तो दिस इज कॉल्ड शेप का असर नहीं है तो नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। ये MCQ आता है, ठीक है। नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिक्रीज नंबर ऑफ RBC, मतलब शेप और इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नहीं ये माइक्रोसिटिक है और ना मैक्रोसिटिक है, बट इट इज अ नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन में देखा गया है कि विच टाइप ऑफ एनीमिया इन रीनल फेलियर पेशेंट विल बी सीन। आंसर इज नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। आखिर में लिखे रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी। इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी। इसका मतलब ये है, व्हाट इज मीन बाय ओस्टियोडिस्ट्रोफी? इसका मतलब ये है कि देयर विल बी वीकनिंग इन द बोन, वीकनिंग इन द बोन, वीकनिंग इन बोन, पेन इन द बोन, ठीक है। अगर बोन में पेन है और वो अंदर से वीक है तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, इसके अंदर फ्रैक्चर्स के चांसेस ज्यादा होंगे। अब वजह क्या है? आप लोगों को पता है कि बोन को स्ट्रांग बनाना दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। वो क्या है? विटामिन डी। और विटामिन डी की एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? किडनी में। याद है कि नहीं? इधर देखिए, अगर विटामिन डी की हम बात करें, विटामिन डी ये इनएक्टिव होता है। इस विटामिन डी को एक्टिवेट करना ये किसका काम है? शाबाश। एक्टिव विटामिन डी इज कॉल्ड विटामिन D3, जिसका दूसरा नाम है कैल्सिट्रायोल। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्सिट्रायोल। और ये जनाब एक एंजाइम करता है अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज। आई थिंक रिमेंबर यू गाइस, अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज, एंड दिस अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये PCT में होता है। ये अलग प्लेब का भी क्वेश्चन है, NAB का भी क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि किडनी के अंदर PCT में वो कौन सा एंजाइम है कि वो विटामिन डी को इनएक्टिव से एक्टिव बनाते, आंसर इज अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज। और जब ये एक्टिवेट हो जाए तो ये बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? बोन स्ट्रेंथ। आप लोगों ने BMD का नाम सुना होगा, बोन मास डेंसिटी। ये किसको बढ़ाता है? बोन मास डेंसिटी। अब अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसके गुर्दे खराब है, तो फिर विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगी। जब एक्टिवेट नहीं होगी तो बोन विल बी स्ट्रांग और वीक होंगे। उस कंडीशन को ओस्टियोडिस्ट्रोफी। अब यहाँ पे विटामिन डी आने का इशू नहीं है, विटामिन डी एक्टिवेशन का मसला है। और विटामिन डी एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? किडनी में। इसलिए इसका नाम रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी है। तो दो वजह, व्हाट इज द काज ऑफ एनीमिया इन रीनल फेलियर? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। What is the cause of osteodystrophy in renal failure? Lack of vitamin D activation. Clear है? तो दो क्वेश्चन है, lack of vitamin D नहीं, lack of vitamin D activation का मसला है। बॉडी को vitamin D मिल रही है लेकिन वो किडनी के अंदर क्या नहीं हो रही? एक्टिवेट नहीं हो रही है। क्लियर है जी? तो एक्चुअली दीज आर द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रीनल फेलियर। अब लिखे इसकी जनाब इन्वेस्टिगेशन क्या है कि रीनल फेलियर पेशेंट आए तो व्हाट वी विल डू इन द इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं BUN। क्या चेक करते हैं? BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इट शुड बी रेज्ड इन द सीरम। ये क्या हो सकते हैं? रेज। और ये सबको पता है कि जब टॉक्सिन को या वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी बाहर ना निकाल पाए तो ब्लड के अंदर इन जैसी चीजों का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल विल बी रेज। फिर हम चेक करते हैं क्रिएटिनिन लेवल। क्या चेक करते हैं? क्रिएटिनिन। डॉक्टर इसको करेक्ट लेवल कहते हैं। तो क्रिएटिनिन लेवल विल बी रेज। ये बढ़ना चाहिए। 1.2 इसका नॉर्मल होता है, किसी का 2 आता है, किसी का 3 आता है, किसी का 6-7 भी आते हैं। तो क्रिएटिनिन लेवल इन रीनल फेलियर विल बी इंक्रीजेस। नंबर 3, हाँ, इन दोनों को हम चेक भी कर सकते हैं RFT में। किसमें? RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो रीनल फंक्शन टेस्ट हम ऑर्डर करते हैं और इसमें क्रिएटिनिन वैल्यू और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वैल्यू क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। आखिर में हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड भी हमें बहुत कुछ बता सकती है कि किडनी की स्टेटस क्या है,
या अंदर किडनी क्या काम कर रही है, ठीक है। और आखिर में हम जीएफआर मेजर करते हैं। क्या करते हैं? जीएफआर। चाहे कोई भी काज हो, जीएफआर इन रीनल फेलियर विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि जो जीएफआर है वो किडनी की हमें फंक्शन बताती है कि हाउ किडनी इज वर्किंग। बट इफ जीएफआर इज डिक्रीज इट मीन किडनी इज नॉट वर्किंग वेल, इट मीन रीनल फेलियर है, मतलब जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। अब लेके मैनेजमेंट, अगर रीनल फेलियर का पेशेंट आए, हाउ वी कैन मैनेज दैट, उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो रीनल फेलियर के जितने भी पेशेंट आते हैं, इसकी मैनेजमेंट, शाबाश एक बात बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, शाबाश। जब भी रीनल फेलियर पेशेंट आए, फर्स्ट रूल्ड आउट डिपेंड अपॉन द काज। इसका काज क्या है? इसका मतलब यह है कि रीनल फेलियर हुई क्यों है। डिहाइड्रेशन है तो उसको करेक्ट किया जाए, फ्लूइड दिया जाए। अगर हार्ट फेलियर है तो डिजॉक्सिन दिया जाए ताकि परफ्यूजन टू द किडनी क्या हो सके, ज्यादा। तो डिपेंड अपॉन द काज। नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप लोगों को पता है जनरल ट्रीटमेंट, इसमें लेके स्टार्ट आईवी फ्लूइड, हम क्या देते हैं? आईवी फ्लूइड, लेकिन बहुत स्लोली देते हैं क्योंकि जो फ्लूइड है वो किडनी इफेक्टिव बाहर नहीं निकाल सकती। तो फ्लूइड शुड बी गिव बट वेरी वेरी स्लोली जस्ट टू मेंटेन द न्यूट्रिशन स्टेटस। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि आईवी फ्लूइड हम तब देते हैं अगर इसका काज हाइपोपरफ्यूजन हो, टू रिस्टोर द बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड डिहाइड्रेशन वगैरह में हम क्या देते हैं? आईवी फ्लूइड देते हैं। फिर लिखे किडनी फेलियर पेशेंट में आप लोगों को पता है इसमें जनाब पेन है कि नहीं है, तो उसके लिए वोरीन देते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? 50 mg में बहुत अच्छे मेडिसिन है, पेन किलर है। जिस पे गुर्दे का दर्द आ जाए, घर में हो किसी जगह पे, 50 mg कैप्सूल लिया करे वोरीन, बीडी में सुबह शाम दिया करे फॉर 5 days। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन रीनल फेलियर एज वेल एज यूटीआई, ठीक है। तो किडनी पेन। फिर इसके अंदर आप लोगों को मैंने वो सिम्टोमेटिक सेट्राल का बताया था कि नहीं, ये अल्कलाइजेशन करता है। ये किडनी के अंदर अल्कलाइजेशन करके एसिडिटी को कम करता है। फिर क्रैनबेरी साशे का नाम सुना है? ये क्रैनबेरी साशे ये भी अल्कलाइजेशन करता है, ठीक है। ये सारे के सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है स्पेशली इन केस ऑफ रीनल फेलियर। लेकिन जिसको रीनल फेलियर है उस बंदे को टॉप पे इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं, तो उसके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस दैट इज सेप्रोफ्लॉक्सासिन कहते हैं, सेप्रोफ्लॉक्सासिन। वजह यह है कि किडनी फेलियर के बाद यूटीआई के मोस्ट कॉमन चांसेस इकोलाई से होते हैं और इकोलाई के खिलाफ ड्रग ऑफ चॉइस इज सेप्रोफ्लॉक्सासिन। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट हमने लिखी है इट इज नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट, दैट इज जस्ट जनरल ट्रीटमेंट पेशेंट की स्टेबलाइजेशन के लिए। अब रीनल फेलियर है तो आगे इसके फिर 2 ऑप्शन हैं, मतलब ऑप्शंस में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डायलाइसिस है, क्या है? डायलाइसिस। और दूसरा ट्रांसप्लांट है। अगर किडनी कंप्लीटली खराब हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट के लिए हमें रिसिपिएंट या डोनर को देखना है, HLA मैचिंग करनी है, ग्रुप मैचिंग करनी है, ये सारी चीजें। डायलाइसिस जो है ये वीकली कराई जाती है 2 से 3 दफा, और इसमें पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और जिस मशीन से ये डायलाइसिस कराई जाती है उसका नाम डायलाइजर है। क्या है? डायलाइजर। देखिए व्हाट इज डायलाइसिस? इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन फिल्टर द ब्लड फ्रॉम टॉक्सिन थ्रू अ मशीन नोन एज डायलाइजर। हमारी ब्लड में जो टॉक्सिन है उसकी फिल्ट्रेशन नेचुरल किडनी करती है। अगर किडनी टॉक्सिन को फिल्टर ना करे और उसको मशीन के जरिए किया जाए तो उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? डायलाइसिस है। किसी के जानने वाले जो डायलाइसिस करते हैं, या इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो डायलाइसिस पे हम रखते हैं। लेकिन डायलाइसिस ये एक सिम्टोमेटिक और इसको बार बार करना पड़ता है, लेकिन इसका जो बेस्ट हल है वो क्या है? वो किडनी ट्रांसप्लांट है। क्लियर है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक किडनी पे बंदा सरवाइव कर सकता है कि नहीं। अगर एक किडनी है और एक नहीं है तो एक पे भी बंदा क्या कर सकता है? सरवाइव। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है? एक किडनी है वो फिर कितने का काम करती है? 2। तो उसका नॉर्मल साइज जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि एक किडनी पे अगर 2 की हो जाती है तो देयर विल बी रीनल हाइपरट्रोफी। क्या हो जाती है? रीनल हाइपरट्रोफी। अगर एक बंदा है उसने किडनी ट्रांसप्लांट की है 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो उसकी अल्ट्रासाउंड पे जो एक किडनी हमें नजर आती है तो वो यूजुअल साइज से क्या होती है? वो बढ़ जाती है, क्योंकि दैट किडनी ट्राई टू वर्क फॉर बोथ किडनी। क्लियर है? लेकिन एक किडनी से भी बंदा क्या कर सकता है?
सर्वाइव कर सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हाँ जी, क्या लाइफ टाइम के लिए कर सकता है, क्लियर है, लाइफ टाइम के लिए एज फार एज किडनी इज हेल्दी। लेकिन एज कंपेयर टू 2 किडनी पेशेंट, एक किडनी पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। हाँ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी, वो तो हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, वो तो अभी रहता है। उसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, लेकिन वो बात आएगी इसकी पैथोलॉजी में। ठीक है। उस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में पेशेंट की बीपी हमेशा ज्यादा होती है और उसमें चांस ये है कॉम्प्लिकेशन में सब अरेक्नाइड क्या होता है, हेमरेज हो सकती है, वो हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है। एक पॉइंट है, एक को हम कहते हैं ARF वर्सेस CRF। ठीक है। इसमें क्या फर्क है, व्हाट इज ARF, व्हाट CRF, व्हाट इज हाँ जी, ARF वर्सेस CRF स्टैंड फॉर acute renal failure वर्सेस क्रोनिक। ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर है, या इसको हम कहते हैं AKD वर्सेस PKD, ये नाम सुने हैं सारे के नहीं। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन खत्म करनी है, ARF वर्सेस CRF या एक्यूट किडनी इंजरी वर्सेस क्रोनिक किडनी इंजरी, या एक्यूट किडनी डिजीज वर्सेस क्रोनिक किडनी डिजीज। भाई ये तीन टर्म्स एक ही है, समझ गए क्या नहीं, ARF, AKI, RF, AKD ये एक ही चीज है और ये भी एक चीज है, क्लियर है। अब देखें, अगर किडनी डैमेज हो जाए और वो उसकी जो डैमेज है शाबाश, वो क्या हो, एब्ड्रप्ट हो, क्या हो, एब्ड्रप्ट मीन जल्दी, उसमें किडनी डैमेज क्या हो, सडन हो, विद इन डेज, डेज से मुराद लोग लेते हैं विद इन लेस देन 1 वीक। अगर किसी की GFR फॉल कर जाए बहुत कम टाइम में, विद इन अ वीक, सडन एब्ड्रप्ट, दैट इज कॉल्ड ARF। क्या है, ARF। लेकिन अगर GFR है वो डेटोरिएट करता है, डेटोरिएट का मतलब डिक्रीज, डेटोरिएट GFR ग्रेजुअली, ग्रेजुअली से मुराद स्लोली ओवर द मंथ, ओवर द मंथ, एटलीस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ। अगर 3 महीनों तक GFR आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहे तो द पेशेंट में लीड टू CRF, क्लियर है कि नहीं। तो एब्रप्ट डिटोरिएशन ऑफ GFR विद इन अ वीक, दैट इज कॉल्ड ARF। लेकिन अगर GFR कम होता रहा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहा और सिम्टम को आने में भी महीने लग जाए तो फिर वो क्या है, CRF है, क्लियर है। ARF के जो लोग हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं क्योंकि सिम्टम को आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन दीज पेशेंट इनिशियली एसिम्टोमेटिक, ये लोग जो है ना महीनों के बाद, सालों के बाद आते हैं। CRF की वजह से परमानेंट रीनल फेलियर के चांसेस ज्यादा होती है और ये मोस्ट लाइकली रिवर्सेबल होता है। इसलिए कि ये जल्दी आते हैं तो उसकी क्विक जनाब मैनेजमेंट करके उसको हम रिवर्स करते हैं, लेकिन ये तब आते हैं जब किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि रीनल फेलियर पेशेंट जब आए, इट इज अ रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल कंडीशन, it may be reversible or it may be irreversible, depend upon the time of presentation, at which time the patient is presented। अगर रीनल फेलियर में पेशेंट जल्दी आए हैं और हम एडिक्वेट जल्दी सडन मेडिकल अप्रोच कर सके, दैट विल बी रिवर्सेबल। लेकिन अगर वो लेट आया है, कॉम्प्लिकेशन आई है, तो फिर उसकी कंडीशन क्या है, इरिवर्सेबल होती है, क्लियर है क्या नहीं। अब GFR जो है, GFR ये नॉर्मली 120 होता है, जब हम RFT करते हैं तो उसमें GFR नॉर्मली 120 कहते हैं कि जब GFR सुन ले, जब GFR 60 पे आ जाए, कितने में, इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर ये एक क्राइटेरिया मैंने पढ़ी है, कहते हैं कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मली 120 पर मिनट, अगर ये 120 और इसके दरमियान आ जाए, किसके, 60, मतलब इस तरह आ जाए GFR, दैट इज माइल्ड रीनल फेलियर, ये क्या है, माइल्ड है। लेकिन अगर ये 60 और किसके दरमियान आ जाए, 30, ये मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट। और अगर याद रखे ये 15 और किसके दरमियान आ जाए, ये सीवियर है, ये क्या है, और ये किससे अगर कम हो जाए, नाउ दिस इज अ कैंडिडेट फॉर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब GFR
120 की बजाय 5 टाइम गिर जाए, 15 से भी गिर जाए, तो फिर नाउ दैट पेशेंट एज अ कैंडिडेट फॉर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेड। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का GFR 80 है, 90 है, आप उसको बताए कि आपने अभी डायलिसिस करनी है, नहीं। दैट GFR इज अगेन स्टिल इनफ टू वेस्ट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि एक किडनी की अगर स्टेटस खराब है तो इस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते अगर दूसरी किडनी सही है। तो बॉडी में जब भी अल्लाह ने एक चीज जोड़ा पैदा किया है, जिस तरह राइट ईयर है तो लेफ्ट ईयर है, लेफ्ट आर्म है तो राइट, तो लेफ्ट किडनी है तो वेन एवर देर इज पेयर यू शुड कंपेयर। क्लियर है कि नहीं? कि जब एक चीज में डैमेज है पेयर के अंदर, जोड़े में, तो दूसरा भी देखे कि अगर वो ठीक है तो पेशेंट को काउंसल करे कि दिस इज नॉट दैट मच प्रॉब्लम। अगर आप पेशेंट को डायरेक्ट बताएंगे तो उसका दूसरा गुर्दा जुड़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सोचेगा ना बेचारा, तो उसका दूसरा गुर्दा जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये अगर किसी ने नोट करना है, अ गुड स्टूडेंट शुड नो कि व्हेन द पेशेंट बिकम कैंडिडेट ऑफ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट व्हेन GFR इज लेस देन 15। अगर एक पेशेंट है उसका GFR 25 है, ऐसा ना हो कि घर में खुदा ना खासा कल कोई टेस्ट आए उसका GFR 25 है और आप कहें कि सर इसकी तो डायलिसिस हो रही है और आपने तो 15 से कम बताया था। ये दो हालात हो सकते हैं, या तो पेशेंट के साथ कोमार्बिड कंडीशन है। कोमार्बिड कंडीशन से मुराद क्या है? डायबिटिक है। क्या है? डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है। क्लियर है? ये मैं हेल्दी पर्सन के सिर्फ रीनल फेलियर की बात कर रहा हूँ। एक तो वो, या इस पेशेंट की GFR पहले से 10 था लेकिन डायलिसिस से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करके फिल्ट्रेशन इंप्रूव हो चुकी है, अब वो 10 से किस पे गई है? 25 पे गई है। तो जब डायलिसिस में आप GFR देखते हैं वो 25, 30, 35 आता है, तो एक सवाल पूछे, आपको फर्स्ट टाइम जब GFR कराया गया था उस वक्त ये कितना था? क्लियर है कि नहीं? इनिशियल जिस पे स्टार्ट किया गया है या डायलिसिस, वो पूछना है। और अगर वो नहीं है तो शायद फिर पेशेंट में क्या हो? कोमार्बिड कंडीशन हो। तो कोमार्बिड कंडीशन में क्या आता है? डायबिटीज आ सकती है, हाइपरटेंशन आ सकती है, ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है जी, ओके। कोई क्वेश्चन है इसमें? कवर डायबिटिक है, देखे इसका कजन है, इसका 45 है लेकिन उसका डायलिसिस स्टार्ट है बिकॉज ही इज अ डायबिटिक। तो डायबिटीज के अंदर, हाइपरटेंसिव के अंदर, इस तरह हार्ट फेलियर के अंदर जब भी कोई कोमार्बिड क्रोनिक कंडीशन हो तो फिर GFR चाहे 30 हो, 35 हो, अगर पेशेंट की स्टेटस डिटोरिएट होता रहे, पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वजन वो क्या कर रहे हैं? कम होता जा रहे, वीक होता जा रहे, तो फिर इसका बेस्ट हल क्या है? डायलिसिस। अब सवाल ये है कि इसका जो कजन है फॉर एग्जांपल, इसको ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया कराई जाती? ये भी क्वेश्चन आता है। वजह यह है कि ही जो भी है नॉट फिट फॉर द ट्रांसप्लांट बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में हम सर्जरी नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? तो वही बात उस पर भी आता हूँ, वही तो बताने लगा एक मतलब ही इज नॉट फिट फॉर दैट ट्रांसप्लांट। अब ये कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि हमने करना है क्योंकि साइड बाय साइड स्ट्रिक्टली वो डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं। तो डायबिटिक मेडिसिन के जरिए जब तक ग्लूकोज कंट्रोल में ना लाया जाए तब तक उसको ट्रांसप्लांट के लिए नहीं हम ला सकते। वो तब लाएंगे जब उसकी जो है वाइटल क्या हो? ये नॉर्मल हो, उसमें ग्लूकोज स्टेटस देखा जाता है। तो डायबिटिक के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं? तो वो ट्रीटमेंट लेगा, वो ग्लूकोज कंट्रोल करेगा, तब जाकर फिर ये क्या करेगा? ये सर्जरी करेगा। मैं 2 दिन पहले एक बंदा है, ठीक है, एक्चुअली 2 केसेस है, ये सुन ले, प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं गया इधर ये वेस्ट वाले साइड पे, एक शॉप वाला है, तो उसके साथ हेलो हाय, मैं वैसे चला गया तो वो मौलवी टाइप है लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। वो मुझे कह रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे चोट लगी है, बिल्कुल ये पीछे साइड से यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जब वो देख लिया तो उसमें इस तरह कट लगा था, वो कहते इसमें कील गई थी, कील, ठीक है ना, गलती से इस एरिया में। तो एक्चुअली द इंजरी इज वेरी माइल्ड, इंजरी बहुत माइल्ड है, इतना कोई इशू नहीं था, लेकिन वो कहते कि इसके 2 हफ्ते हो गए और मैंने जब देखा तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट चीज़ आपके जहन में आना चाहिए कि आया वो क्या नहीं है, एंड ही वाज अ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। अब उसको बायोडीन दिया गया, उसको जनाब प्रोवेट जी के नाम से क्रीम आता है, ऑइंटमेंट आती है, वो दे दिया। और सबसे बड़ी बात उसको ये बताई गई कि आप अपने डायबिटिक कंट्रोल पे फोकस करें, क्योंकि जब तक ग्लूकोज स्टेटस ज़्यादा रहेगी तो रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होगी, ठीक है जी।
एक तो ये पॉइंट। फिर एक और पॉइंट की तरफ आता हूँ। अभी जब हम गांव गए थे तो वहाँ पे एक जानने वाला था, अराउंड अबाउट 6 year old, but mashallah, he walked 2-3 kilometers in a day without any dyspnea, shortness of breath, everything is okay. लेकिन वो उसके घर वाली मुझे ये कह रही है कि ऐसा नहीं, 2-3 दिन से थोड़ा सा खामोश है, मतलब वो बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा की, बच्चे उसके साथ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो किड्स लवर होते हैं। उसने कहा कि आप उसकी रूटीन चेकअप कराए, वैसे एक CBC कराए कि मतलब ऐसा ना कोई इशू ना हो, जॉन्डिस वगैरह। मैं उसको ले गया जनाब एक दिन ये ईद वाले दिनों में, इसकी CBC कराई, LFT कराई, RFT कराई, फिर इसकी मैंने सीरम कैल्शियम कराई, फिर इसकी एक और चीज़ कराई, ब्लड शुगर कराया। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ब्लड शुगर इज नॉर्मल, LFT इज नॉर्मल, RFT इज नॉर्मल, serum calcium is normal, person is non-diabetic, person is non-hypertensive, 60 plus में है, ठीक है, everything is okay, but blood CP show leukocytosis. Leukocytosis means इसका WBC level बहुत ज़्यादा था, HB was normal, RBC is normal, platelet is normal, MCV is normal, लेकिन सिर्फ absolute leukocytosis, किस चीज़ का लेवल ज़्यादा? WBC। कितना होता है WBC? 4000 से 11000, कितना होता है? 4000, उसका था 1,98,000, समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड मैसिव ल्यूकोसाइटोसिस। अगर वो 1 लाख को क्रॉस करे, दिस इज ल्यूकोसाइटोसिस मैसिव। तो WBC अगर एजेड पर्सन में अनकंट्रोलेबली अनरेगुलेटेडली बढ़ जाए, थिंक अबाउट ल्यूकीमिया। किसके बारे में सोचना है? ल्यूकीमियाज के बारे में। और ल्यूकीमियाज में बार बार ये बात मैंने आप लोगों को लिखवाई है हेमाटोलॉजी में कि द ल्यूकीमिया पीपल डेवलप नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक डिजीनेस, लाइक नोजिया, उसके कोई खास सिम्टम नहीं होते। एंड ल्यूकीमिया पेशेंट इनिशियली प्रेजेंट विद एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने दूसरे लेबॉर्ट्री से रिपीट करवाया, मैंने कहा शायद इसमें मसला हो, वो लेबॉर्ट्री भी 195 बता चुकी थी। फिर मैं गया शौकत खानम में तवाबी, मैंने वहाँ से फिर कराया तो उसमें भी 198 आया है। फिर शौकत खानम में पेरिफेरल स्मेयर कराया तो पेरिफेरल स्मेयर शोज ब्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल इज अ इमेच्योर सेल व्हिच इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ ल्यूकीमिया। फिर मैंने देर में CML की देन की थी। फिर उस बंदे को कल मैं इधर पिंडी CMH ले गया, ठीक है, तो एक कर्नल साहब को देखा है, तो उसने भी CML DD लगाई, तो उसने कहा कि ABL BCR जीन करें। ABL BCR हमने CML में पढ़ा है, ये टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करता है। तो कल उसकी ABL BCR का सैंपल लिया गया है और आज सुबह उसकी बोन मेरो ट्रांसप्लांट सॉरी बोन मेरो बायोप्सी हुई है। तो बोन मेरो बायोप्सी अगर ब्लास्ट सेल बताए तो फिर उसको डेफिनेट क्या है? CML। बट अ पर्सन हु इज वॉकिंग, हु इज डीलिंग एवरी एक्टिविटी ऑफ द डे, नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, just by looking a housewife that he is not active from last 2 days, उस पे अगर आप एक सिंपल टेस्ट करके ल्यूकीमिया डायग्नोज कर सकते हैं, तो इस तरह के लोग इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभार कोई चीज़ नहीं होती। ब्लड कैंसर ऐसी चीज़ें हैं, ब्लड कैंसर के बाहर से कोई नज़र नहीं आता, लेकिन जब इंसान में काम कर जाता है तो एकदम इंसान को फिर बता देता है। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब इट इज़ अ ट्रीटेबल केस। अगर उसमें डायग्नोज हो गया या नहीं हुआ तो उसके रिपोर्ट मेरे पास पड़े हैं, कल परसों इंशाल्लाह वो फिर सारे लेके आके आप लोगों को उसको स्टेप बाय स्टेप उसके रिपोर्ट समझाऊंगा कि मैंने पहले क्या किया था, फिर बाद में क्या किया, आगे क्या किया। तो इससे आप लोगों को ये प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर है? कल इंशाल्लाह में उसकी ट्रीटमेंट है इमाटानिब। इमाटानिब एक टैबलेट है, ये आती है मेरे ख्याल में, आप लोग सर्च कर सकते हैं ग्लेविक के नाम से। ये ग्लेविक टैबलेट के नाम से आती है इमाटानिब, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये 3 महीने की ट्रीटमेंट में एक 3 महीने का इसका जो ट्रीटमेंट है वो 1.5 लाख रुपए का है इमाटानिब। लेकिन CML एज अ ट्रीटेबल कंडीशन, मतलब देखिए डायबिटीज इज नॉट ट्रीटेबल, CML इज ट्रीटेबल। तो ग्लेविक जो है अगर बंदा गरीब है, पुअर है, तो फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी देता है। क्लियर है? या आप जाकर शौकत खानम से 50% पे ये ग्लेविक आप लोग सर्च करेंगे तो उसका इमाटानिब फार्मूला है, 400 mg में आता है, 100 mg में आता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इसमें ब्लास्ट सेल कितने हैं, उसके हिसाब से डोज बताते हैं। और ये हैवी मेडिसिन है, कीमोथेरापी है,
तो उसके साथ पेशेंट को आप लोगों ने मीकोबाल का नाम सुना है, मीकोबाल कोबालामीन है, वो एक टेबलेट देनी फोलिक एसिड देनी, ताकि उसकी बॉडी भी क्या रहे, एनर्जाइज रहे, स्ट्रांग रहे। तो CML का ड्रग ऑफ चॉइस ग्लेवेट के पाकिस्तान के अंदर जो इमाटानेब है, लेकिन तब तक वो नहीं कहेगा जब तक उसकी बोन मेरो बायोप्सी ना कराई जाए, जब तक ABL PCR रीड ना करे, PCR। क्लियर है? देखिए बोन मेरो बायोप्सी जो है, किसी को भी जरूरत पड़ी तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि CMH से कराए। किसी के भी जानने वाले आए या किसी से पूछा गया डॉक्टर साहब बोन मेरो बायोप्सी कहाँ से कराए, तो बेस्ट एरिया इन दिस पिंडी एरिया इज CMH। उन लोगों का काम साफ होता है, प्रैक्टिशनर भी ठीक होते हैं और कास्ट इफेक्टिव भी नहीं है। बोन मेरो बायोप्सी शौकत खानम से 70,000 पे होती है, 70,000। सेम 70,000 की प्रोसीजर इधर CMH से 12,000 में होती है, 12,000। क्लियर है? इसका मतलब प्राइवेट इदारे तो अपने लिए बनाते हैं ना, वो इस तरह की CMH में इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, ओके जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल UTI पढ़ेंगे और साथ में इंशाल्लाह ATN साथ में करेंगे। इसमें 3-4 दिन बस इंशाल्लाह आप काम में आगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल CBC से बात स्टार्ट हो गई, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो सम टाइम अ सिंपल CBC शुड नॉट बी इग्नोर। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिविलियन के लिए, हाँ। ये असल में लास्ट गवर्नमेंट में देखिए सीरम कैल्शियम बायो लेबोरेटरी में करे तो उसका रेट है 1400, CMH से करे 250। मुझे अभी अभी कम किए हैं, बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर। मतलब बाहर से आप LFT करें, कितना का होता है, किसी ने किया है अच्छे लेबोरेटरी से LFT तो कथानों में 2200 का है और इधर जो है 600 का है इस तरह। क्लियर है ना? और रिपोर्ट भी अच्छे होते हैं।